यहाँ पर हम देख रहे थे एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 की, जिसमें सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट है, जिसका 8वां चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का साधन रहता है, किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, क्या इनकम का सोर्स ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली थी पहले पाठ में। हमने इस पर भी विचार किया है कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले वहाँ के लोग काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है, क्योंकि ज्योग्राफी का वहाँ के काम पर असर पड़ता है कि ज्योग्राफी के अनुसार लोग काम करते हैं, कि किस तरीके की जगह पर रहते हैं, किस तरीके के क्षेत्र में रहते हैं, उसी क्षेत्र के हिसाब से लोग काम धंधे करते हैं। वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसल, दूसरी चीज़ें किस तरीके से उनके लिए महत्वपूर्ण है। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव के लोग किन विभिन्न कारकों से अपनी जीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं, वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई गई है, यहाँ पर काम करते हुए लोग दिख रहे हैं। उन कामों का वर्णन कर सकते हैं कि जैसे मछली पकड़ रहे हैं, ये सब्जी बेच रहा है, ये क्या है, अपने बागवानी यानी खेती कर रहा है, ये खेती बो रहा है, ये गन्ने की खेती किया है, ये पेड़ बो रहा है यानी फूल बेचने का काम कर रहा है। तो सबकी आजीविका का अलग अलग साधन है। तो खेती से जुड़े कामों को अलग कर सकते हैं। जो काम खेती से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी सूची हम अलग से बना सकते हैं, कि जैसे कि कौन से काम हैं जो खेती से जुड़े हुए नहीं हैं। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के कई तरह के काम करते हुए देखा है, तो उनके ही ये चित्र हम मान सकते हैं। कुछ लोग हैं जो मधुमक्खी भी पालते हैं। तो कलपट्टू गांव की हम स्टोरी देखते हैं। कलपट्टू जो गांव है तमिलनाडु में, समुद्र तट के पास में एक गांव है कलपट्टू। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई तरह के काम होते हैं, जैसे कि टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि, इन सभी को बनाने का काम करते हैं। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स हैं, कुछ शिक्षक हैं, कुछ धोबी हैं, कुछ बुनकर हैं, नाई हैं, कुछ साइकिल ठीक करने वाले हैं, कुछ लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ पर कुछ दुकानदार और व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाज़ार की तरह दिखती है। इसमें आपको तरह तरह के कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे कि चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान। अब जैसे हमने बात की कि सब अलग अलग सेवाएं देते हैं, तो यहाँ पर कुछ दुकानदार और व्यापारी भी हैं जो मुख्य गली में हैं। और जो मुख्य गली है वह बाज़ार की तरह दिखती है, क्योंकि यहाँ पर अलग चीज़ें बिकती हैं। उसमें आपको तरह तरह की कई छोटे दुकान देखेंगे, जैसे कि चाय वाले की दुकान है, सब्जी वाले की दुकान है, कपड़े की दुकान है, और 2 दुकानें बीज और खाद की भी हैं। 4 दुकानें चाय की हैं। यहाँ पर टिफ़िन भी मिलता है, और जहाँ टिफ़िन का मतलब है खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे कि सुबह इडली, डोसा और उपमा मिलता है। शाम के नाश्ते में बड़ा या फिर बोड़ा या फिर मसूर पाक मिलता है। चाय की दुकान के पास में एक कोने में क्या है, लोहार का दुकान है। लोहार का परिवार रहता है, तो उसके घर में लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में ही साइकिल की मरम्मत के लिए एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर के अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर के मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। और धान की रुपाई में कमर तोड़ लोग काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये जो लोग काम कर रहे हैं, धान की रुपाई कर रहे हैं, इसमें एक तरीके से कमर तोड़ मतलब कमर में दर्द करने वाला काम हो गया एक तरीके से। इस तरीके से काम कर रहे हैं, झुक झुक करके काम कर रहे हैं। तो गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं, क्योंकि केरल में है। तमिलनाडु की बात है तो तमिलनाडु में आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। और कपास, गन्ना और केला भी यहाँ पर उगाया जाता है तमिलनाडु में। जो कलपट्टू गांव है, यहाँ पर कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। तो आइए कुछ लोगों से मिलें जो कलपट्टू के क्या है खेतों में काम करते हैं, और देखें कि हम
उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम तुलसी की। तो तुलसी है, हम सब यहाँ रामलिंगन की ज़मीन पर काम करते हैं और उसके परिवार के पास में कलपट्टू में 20 एकड़ धान की खेत है। शादी से पहले भी मैं मायके में धान के खेतों में ही मजदूरी करती थी और यहाँ मैं सुबह 8 बजे से 4:30 बजे तक काम करती हूँ। रामलिंगन की पत्नी करू थम्पा जो है काम की निगरानी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे आते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ और जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। और जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबाए रखने से क्या होती है, तकलीफ़ होती है। और रामलिंगम जो है एक दिन का 40 रुपया मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी की जो रेट है उससे यह थोड़ा सा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहीं आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा और बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गाँवों में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता है। जो मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है और जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास के खान से पत्थर और नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर के जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर क्या है, बोरवेल है, जहाँ से पानी लेकर के आती हूँ। जहाँ से पानी लिया जाता है, गांव में पीने के लिए पानी लाते हैं, वो बोरवेल कहलाता है। तो जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे कि साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। तो जैसे हम बात करें तुलसी की साल भर कमाई के मौके मिलते हैं। क्या तुलसी से साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? तो यहाँ पर हम चित्र से समझ सकते हैं। सबसे पहले बीड़ा लगाना, तो बीड़ा बनाना है। तो सबसे पहले हम बात करें, ये महीने हैं, जनवरी में काम नहीं मिलेगा, फरवरी में नहीं मिलेगा, मार्च में नहीं मिलेगा, अप्रैल में नहीं मिलेगा, मई में नहीं मिलेगा, जून में काम मिल जाएगा, बीड़ा बनाने का काम मिल जाएगा, जुलाई में काम नहीं मिलेगा, फिर रुपाई का काम है, अगस्त में मिल जाएगा, फिर सितंबर में काम नहीं मिलेगा, अक्टूबर में निराई का काम मिल जाएगा, नवंबर में नहीं मिलेगा, फिर दिसंबर में कटाई का काम मिल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ महीने में काम मिलता है, कुछ महीने में काम नहीं मिलता है। तो तुलसी से यहाँ पर हर महीने काम नहीं मिलता है। तो हमारे 2 बेटियाँ हैं, हमारे जीवन की खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा था। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगन से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। तो तुलसी के काम का विवरण हमने देखा है कि यह रमन के काम से कैसे अलग है। तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है और आपकी समझ में यहाँ पर खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि तुलसी है, रमन की वाइफ का नाम है, पत्नी का नाम है। तुलसी कोई पेड़ नहीं है और उसमें बताया गया है कि कब कब उसे काम मिलता है, कब कब उसे काम नहीं मिलता है। तो कुछ महीने इनको काम मिलता है, कुछ महीने काम नहीं मिलता है, जबकि रमन है वो बाहर जाकर भी काम कर लेता है। आपके क्षेत्र में या पास के गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ खेतिहर मजदूर किस तरीके के काम करते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर तुलसी के पास में खेती की ज़मीन होती तो उसकी कमाई यानी कि आजीविका के तरीके कैसे अलग होते। वो खुद ज़मीन पर खेती करती, उसकी इनकम ज़्यादा होती, वो अपनी ज़मीन पर कुछ भी खेती कर सकती थी जो उस एनवायरनमेंट में सूट करती हो। तो जैसा कि हमने तुलसी की कहानी में पढ़ा है कि ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी जलाने, यहाँ पर जलावन के लिए लकड़ी लाने एवं जानवर चराने में ही बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है। कौन से कामों से पैसा नहीं मिलता है? पानी लाने से पैसा नहीं मिल रहा है, जलावन की लकड़ी लाने से पैसा नहीं मिल रहा है, जानवर चराने से पैसा नहीं मिल रहा है, खुद के जानवर चराते हैं उनसे पैसा नहीं मिल रहा है। इन कामों से कोई भी पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता है। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए
इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% जो हैं वो खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास में ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन हैं। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता है तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है, और इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में होता है। अब दूसरे हम मजदूर की बात करते हैं जिसका नाम है शेखर। शेखर बताता है कि हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद लेता हूँ और बदले में उनकी खेती में कटाई है वो करवा देता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है और उसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाज़ार में बेचूँ तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधारी भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है। जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। उनमें से कुछ से तो मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी मैं घर ले जाऊंगा। तो यहाँ पर लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ और वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उनकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है। उसका दूध हम यहीं की शाकाहारी जो सहकारी समिति है उसमें बेच देते हैं, और इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा बहुत पैसा हमें मिल जाता है। अब कर्ज लेने की बात आती है कि कुछ कामों में हमें कर्ज भी लेना पड़ता है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि शेखर जैसे किसान ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज पर लेते हैं। अक्सर ये पैसा है बीज, खाद या कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज पर लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते और कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसे कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्दी ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दबा गया, और पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दब करके आत्महत्या कर ली है। तो यहाँ पर हम देखें कि शेखर का परिवार है वो क्या काम करता है। आपके विचार में शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता? क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। शेखर शहर के बाज़ार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता? क्योंकि उसने साहूकार से क्या है उधार लिया है, तो उसको सस्ते दामों में बेचना पड़ेगा, नहीं तो उसका उधार नहीं चुकेगा। शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार लिया था, परंतु वह अपना धान उसको नहीं बेचना चाहती। उसने व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी के एजेंट में इसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी, दोनों के तर्कों को हम लिख सकते हैं। और शेखर और तुलसी के जीवन में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है? क्योंकि शेखर के पास खुद की ज़मीन है, तुलसी के पास क्या ज़मीन नहीं है, वो दूसरों के खेतों में ही काम करती है, जबकि शेखर अपने खेत में भी काम करता है और अपना जो इनकम होती है उसे अपने पास ही रखता है, और बाकी अगर कुछ कम पड़ती है तो उसे दूसरी जगह काम करने जाना पड़ता है। तो आपके उत्तर के निम्नलिखित आधार हो सकते हैं कि उनके पास कितनी ज़मीन है, उनको उधार क्यों लेना पड़ता है, उसकी कमाई के साधन क्या हैं, उन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि खुद की ज़मीन पर काम करने से उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। दूसरी हम बात करें कि तुलसी और शेखर का विवरण हम दोबारा पढ़ के कि ये पता कर सकते हैं कि बड़े किसान रामलिंगम के बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ जो आपके रामलिंगम के बारे में पढ़ा है उसे जोड़ते हुए सवालों का जवाब दे सकते हैं, जैसे कि उसके पास कितनी ज़मीन है, रामलिंगम के पास में कितनी ज़मीन है, अपनी ज़मीन पर होने वाले धान को वह क्या करता होगा, वो बेचता होगा, खेती के अलावा उसकी कमाई के और क्या साधन होंगे, खेती के अलावा उसकी कमाई के और भी साधन हो सकते हैं कि व्यापार कर सकता है, व्यापार करता होगा, या उसके कुछ साधन चल रहे होंगे, या उसके मील चलती होगी, जो भी चलता होगा उससे वो कमाई कर सकता है। तो रामलिंगम और करूथम्पा की हम कहानी पढ़े हैं यहाँ पर। रामलिंगम और करूथम्पा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल भी है, और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए उनके पास में एक दुकान भी है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया है
और थोड़ी सरकारी बैंक से कर्ज लिया है। वे कलपट्टू और आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं और मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तो रामलिंगम के पास में यहाँ पर 20 एकड़ ज़मीन के एक हिस्से पर रोपी गई धान की फसल तुलसी जैसे खेतिहर मजदूरों की कड़ी मेहनत का यह नतीजा है। तुलसी जैसे खेतिहर मजदूर हैं, वो कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाके रामलिंगम के पास में जो 20 एकड़ ज़मीन है उस हिस्से पर धान की फसल दिखाई दे रही है। तो भारत के खेतिहर मजदूरों किसानों की अगर हम बात करें, कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं और शेखर की तरह के छोटे किसान हैं। रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों की खेती पर निर्भर करते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं, कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसान को लें तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों का यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। ऐसे किसान गांव की अधिकतर ज़मीन पर क्या करते हैं, खेती करते हैं और उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग है बाज़ार में बेचा जाता है। और कई बड़े किसानों से ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए, जैसे कि दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना उनका काम हो गया है। अब हम बात करें कि इन आंकड़ों को देखते हुए क्या आप यह कह सकते हैं कि भारत में अधिकतर किसान गरीब हैं? गरीब ही हैं। आपकी राय में इस स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सरकार को सरकारी योजनाएं चलानी चाहिए जिसके द्वारा कर्ज के नीचे ना दबे और कृषि में सुधार करना चाहिए। कृषि में नई तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसानों की इनकम बढ़ी जा सके और किसानों की जो फसल है उसको बेचने के लिए डायरेक्ट व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की तरफ से ताकि उनको उचित दाम मिल सके। तो हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर भी निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें, मध्य भारत में कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही क्या हैं, आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि लोग पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं अरुणा और पारी बेलन के जीवन के बारे में पढ़ करके मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जाने। और यह परिवार कलपट्टू के पास में पुद्दुपेट नाम के गांव में रहता है। अब हम बात करते हैं परिवार की बात करते हैं पहले कि पुद्दुपेट गांव में अरुणा और परिवेलन का परिवार रहता है। वो किस तरीके से रहता है, उससे पहले अरुणा और परिवेलन के परिवार के बारे में पढ़ने से पहले हम बात करते हैं नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती के बारे में। ये नागालैंड की सीढ़ीनुमा खेती है। यह एक गांव है जिसका नाम है चिंजामी। ये नागालैंड में है चिंजामी। यह नागालैंड की फेक ज़िले में पड़ता है। नागालैंड में एक फेक ज़िला है जिसमें गांव है चिंजामी। इस गांव में रहने वाले लोग चंखे संघ समुदाय के हैं। कौन से समुदाय के हैं? चंखे संघ समुदाय के हैं। और ये सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ की ढलाई ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है और प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को क्या कर देते हैं, वो ऊपर उठा देते हैं। इससे क्या होता है, जिससे पानी भरा रह जाता है और चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। चिंजामी के लोगों के पास में अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर के एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर के पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं और जब दिन का काम ख़त्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठा बैठ कर के खाना खाता है और ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक कि काम ख़त्म नहीं होता है। तो हम बात करते हैं अरुणा और पारीवेलन की। तो अरुणा और पारीवेलन है, ये पुद्दुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर लोग मछली पकड़ करके अपनी आजीविका चलाते हैं और उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामरेन यानी मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव होती है जिसे हम बोलते हैं कैटामरेन। तो कैटामरेन की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र के किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है और इस समय सारे कैटामरेन है मछलियाँ पकड़ करके लौट आते हैं।
मछली खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। जो मेरा पति है, यानी करुणा कह रही है कि मेरा पति जो है पारी वेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे हैं। मैं बहुत परेशान हो गई। ये हमारे कैटामरेन में इकट्ठे ही समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया है कि आज भी तूफान में फंस गए हैं। तो आज तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियाँ पकड़ी गई थी उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ हैं एक तरफ उठा करके रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी और इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलेगा वह 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से उन 3 लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने जाते हैं, बाकी 1 हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूँकि जाल कैटामरेन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर के इस इंजन को ख़रीदा है जो कैटामरेन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे टोकरे भर भर करके पास के गाँवों में बेचने के लिए ले जाती हैं और कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक नीलामी का काम निपटा पाती हूँ और शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर के जाल को सुलझाते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं और कल सुबह सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र की तरफ चल देंगे। और हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते हैं क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है और इन महीनों में हम व्यापारियों से उधार लेकर के अपना गुजारा चलाते हैं और इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। वे खाली महीने काटना सबसे मुश्किल है। पिछले साल सुनामी के कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर स्थानीय बाज़ार में मछलियाँ बेचती हुई यहाँ पर मछुआरे ने यहाँ पर देख सकते हैं। तो शेखर और अरुणा दोनों के ही परिवारों को उधार क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि अरुणा का परिवार भी उधार लेता है क्योंकि वो मछली पकड़ता है फिर भी उधार लेता है। शेखर का परिवार ज़मीन में खेती करता है फिर भी उधार लेता है। आपको उनमें क्या समानता है, क्या अंतर दिख रहा है? क्योंकि उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। क्या आपने सुनामी के बारे में सुना है? यह क्या होता है? इससे अरुणा जैसे परिवारों को क्या नुकसान होता है? सुनामी से क्या है, वो लोग मछली पकड़ने नहीं जा पाते हैं तो उन्हें साहूकारों से उधार लेना पड़ता है और फिर अपना जो खुली नीलामी वो करके बेचते थे मछलियाँ, वो फिर वो नहीं बेच पाते हैं क्योंकि उसी साहूकार को वो मछलियाँ बेचनी पड़ती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीके से कमाते हैं। कुछ खेतीबाड़ी का काम करते हैं, कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल है जैसे कि खेत तैयार करना, रोपाई, बुवाई, निराई, कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुवाई और कटाई के समय लोग काफ़ी यहाँ पर व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरीके की फसल उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानता पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं वे इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरत को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसान, खेतीहर मजदूर, मछली पकड़ने वाले परिवार और गाँव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोज़गार यहाँ पर नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर हम बात करें, कुछ एक सारणी दे रखी है जिसमें बात कर सकते हैं। जैसे ये सारणी है शेखर और रामलिंगम की। खेती की हुई ज़मीन कितनी है? शेखर के पास में है जबकि रामलिंगम के पास में क्या है? नहीं है। मजदूरों की ज़रूरत, शेखर को मजदूरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खेती की हुई ज़मीन इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन इसके पास कम है, इसके पास ज़्यादा है। मजदूरों की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है, इसको मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। उधार की ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है, इसको पड़ती है, यानी हाँ इसको नहीं पड़ती है। फसल का बिकना, इसको फसल है रामलिंगम जैसे लोगों को बेचनी पड़ती है और ये है व्यापारियों को बेचता है रामलिंगम अपनी फसल। उसके द्वारा किया गया अन्य काम, जैसे अन्य काम भी करता है, जैसे मजदूरी के रूप में भी
अन्य काम करता है। और ये अन्य अन्य काम के रूप में क्या इसकी मिल भी है रामलिंगम की, और इसकी दुकान भी है। तो इस तरीके के अन्य काम भी इसके हैं।